बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, यानी अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी पर काम करेंगे। तो इसमें यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रोपोर्शन के बारे में कन्फ्यूजन हो तो या उसकी तफसील वो देखना चाहते हो, मज़ीद तफसील में उसमें आप देखना चाह रहे हो काम को, तो हमने एस्टिमेशन चैप्टर के अंदर प्रोपोर्शन के ऊपर काफ़ी तफसील के साथ बात की है। यानी जब हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कर रहे थे तो उस टाइम पर भी हमने प्रोपोर्शन पर बात की है। बहरहाल हम इस लेक्चर में भी प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहीं से मतलब क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम टेस्टिंग प्रोसीजर देखते हैं पी के बारे में। लेकिन ये जो प्रोसीजर है हमारा, ये लार्ज सैंपल के केस में है। यानी जब सैंपल का साइज n वो 30 या 30 से ग्रेटर होगा, उस सूरत में हमारा ये प्रोसीजर है। ठीक है, हमारे कोर्स में भी यही है। स्मॉल सैंपल्स यानी सैंपल साइज लेस देन 30, वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारी बुक में भी इस पर क्वेश्चन नहीं है, तो फिर उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे जितने भी क्वेश्चन अभी आप देखेंगे सब के अंदर सैंपल साइज 30 या 30 से ग्रेटर का ही होगा। तो फिर एक ही बार क्वेश्चन में ये प्रोसीजर देखते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 34, तो पेज नंबर है 209 इस बुक का। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि लेट एक्स डेजिग्नेट द डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोमेटिक मशीन। कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीन है, तो मशीन जब कोई चीज़ें बना रही होती है, यानी पुर्जे वगैरह बना रही होती है, तो ये चीज़ें बना रही होती है, तो वो कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें या कुछ चीज़ें ठीक होती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं। तो कह रहे हैं कि एक्स हमारा ख़राब चीज़ों को, डिफेक्टिव चीज़ों को ज़ाहिर करता है। यहाँ से ज़रा गौर कीजिए। फ्रॉम आ रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ 50 पार्ट्स 10 आर डिफेक्टिव। कह रहे हैं कि एक सैंपल लिया गया है 50 पार्ट्स का, यकीनन मशीन में से लिया गया होगा। तो इस 50 के सैंपल में 10 चीज़ें ख़राब आई हैं। तो यहीं से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ज़्यादा चांस है कि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ही होगा। ये मीन की टेस्टिंग का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैंपल की एक तादाद है और उस तादाद के अंदर दोबारा एक तादाद है। ये 10 तादाद है जी, 10 मीन नहीं है। तो जब तादाद है 50, यानी सैंपल की अपनी तादाद है और उस तादाद के अंदर फिर एक और तादाद है, तो वो क्वेश्चन अमूमन प्रोपोर्शन का ही होता है। अच्छा जी, तो यह है कि 50 का सैंपल है, उसमें 10 चीज़ें ख़राब आई हैं। लेट पी बी द ट्रू प्रोपोर्शन। ये ट्रू का लफ्ज़ पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ट्रू प्रोपोर्शन का मतलब पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। तो वैसे भी सिर्फ पी लिखा हो तो वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को ही डिनोट करता है। अच्छा, तो यहां कह रहे हैं कि लेट पी बी द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ ऑल पार्ट्स दैट आर डिफेक्टिव। ये डिफेक्टिव का लफ्ज़ बड़ा अहम है। यहाँ पर पी प्रोपोर्शन है, लेकिन प्रोपोर्शन किसी चीज़ का होता है, वो चीज़ हमें लाजिम पता होना चाहिए। ठीक है, तो पी प्रोपोर्शन डिफेक्टिव का है, पी प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, ये अहम बात है यहाँ पर। यानी ये ठीक चीज़ों का प्रोपोर्शन नहीं है, बल्कि ये डिफेक्टिव चीज़ों का प्रोपोर्शन है। अच्छा, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H नॉट P is equal to 0.1 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव P is not equal to 0.1 एट अल्फा। ये अल्फा तो स्टेप नंबर 2 है हमारा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें टेस्ट करने को कहा जा रहा है कि P 0.1 के इक्वल है और इसका अगेंस्ट है कि P is not equal to 0.1। ये H फॉर हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के साथ जो आप P लिखेंगे ना, उसके ऊपर हैट आप कभी भी नहीं लगाएंगे। हैट या कैप वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि P हैट या P कैप तो सैंपल की नोटेशन है, सैंपल के प्रोपोर्शन की नोटेशन है। तो हमें H के साथ जो P लिखना है वो सिर्फ P होगा, उसके ऊपर हैट कभी भी नहीं आएगा। यानी ये P पॉपुलेशन का ही होगा। ये बातें हम लिखते हैं। ये सबसे पहले ये टॉपिक का नाम आ गया। इसमें मैंने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P दोबारा लिख दिया है। ये P होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और P हैट होता है या P कैप होता है सैंपल प्रोपोर्शन। इन दोनों का फार्मूला आप देखिए, स्ट्रक्चर दोनों के फार्मूले का सेम है, यानी x/n और x/n। लेकिन ये कैपिटल N पॉपुलेशन की वजह से और स्मॉल n सैंपल की वजह से है। फिर एक और अहम बात यह है कि x और ये P का ताल्लुक क्या है। P जिस चीज़ का प्रोपोर्शन होगा, x उसी चीज़ की तादाद होगी। ठीक है, अब ये क्या है, P प्रोपोर्शन और x तादाद, ये देखते हैं इस काम में।
ये 34 नंबर क्वेश्चन जो भी कर रहे देख रहे पढ़ा है हम लोगों ने, यहाँ सैम्पल साइज 50 जी, फिर उस सैम्पल के अंदर 10 चीज़ें ख़राब थी, तो इससे हमने लिखा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैम्पल इज इक्वल टू 10। आगे 10 को x क्यों कहा है ये भी आप देखेंगे, ये नीचे लाइन पढ़ते हैं फिर हम x पर आते हैं। P डिनोट्स, वहाँ लिखा था ट्रू प्रोपोर्शन, तो मैंने यहाँ पॉपुलेशन लिख दिया है, तो आप ट्रू भी लिख सकते हैं। P डिनोट्स पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव लाजमी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो P प्रोपोर्शन है डिफेक्टिव का, यानी P हमारा डिफेक्टिव को जाहिर करता है। तो अब सैंपल के अंदर जो डिफेक्टिव की तादाद है इसको आप x कहेंगे, ठीक है। तो P डिफेक्टिव, तो सैंपल में डिफेक्टिव x, ठीक है। तो यूं बोलेंगे कि P डिफेक्टिव तो x भी डिफेक्टिव, ऐसे लिखेंगे। यानी ये अहम बात है, हमें ये लाजिम पता होना चाहिए कि x और P दोनों ही डिफेक्टिव को ही जाहिर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि P आपका डिफेक्टिव को जाहिर कर रहा हो और x आप ठीक चीज़ों की तादाद लिखना शुरू हो जाएं, वो ऐसे नहीं है, ठीक है। बहरहाल जी ये हमारा ये दिया गया था, ये H1 भी बताया गया था, अल्फ़ा की वैल्यू बताई गई है हमें। उसके बाद जी ये सोल्यूशन में आते हैं, ये लाइन लिखेंगे, ये H0 यहाँ पर आ गया, H1 अपनी जगह आ गया। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.01 बताई गई है। टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात करते हैं जी। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास Z टेस्ट यूज़ होगा इस काम में, यानी जब प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हो और सैंपल साइज लार्ज हो तो फिर Z टेस्ट यूज़ होगा। Z में हमारे पास दो तरह के ये फार्मूला हैं, तो फार्मूला तकरीबन एक जैसे हैं, फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। पहले मैं स्ट्रक्चर पे बात कर लेता हूँ। ये नीचे देखिए NPQ, यहाँ पर भी नीचे NPQ, माइनस NP, यहाँ पर माइनस NP, ये पहले x, ये x। फ़र्क दोनों फार्मूला में क्या है, सिर्फ ये फ़र्क क्या है कि यहाँ x है और यहाँ पर x में से प्लस माइनस 0.5 का एक नई चीज़ है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, ये छोटा फार्मूला, ये कहलाता है विदाउट करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये जहाँ 0.5 प्लस माइनस हो रही है ये कहलाता है विद करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है या क्यों अप्लाई की जाती है, ये एक तफसीली बात है और एक कॉम्प्लिकेटेड बात है। हम इतना ही यहाँ पर छोटी सी बात ये करेंगे कि एक करेक्शन, यानी अगर ये सिंपल फार्मूला आप यूज़ करेंगे ना Z का, तो वो आजकल इसका जो आंसर आएगा यहाँ से हमें मिलेगा, या वैल्यूज पुट करके, वो आंसर कहते हैं कि इतना मतलब वो ठीक नहीं समझा जाता है। हालांकि लोग करते हैं, ऐसे काम हो रहा है हमारा। वो कहते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये करेक्शन अप्लाई कीजिए। करेक्शन इसलिए अप्लाई कीजिए कि आपका ये टॉपिक है प्रोपोर्शन के ऊपर, तो प्रोपोर्शन जो है उनका ताल्लुक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि आप प्रोपोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं Z की मदद से। Z एक नॉर्मल, ये Z हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, यानी P डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक़ रखता है और Z हमारा ये जो नॉर्मल वेरिएबल है ये कंटिन्यूस के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जब मिक्सचर बना रहे हैं आप, उन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें उस टाइम पर करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करनी पड़ती है। अगर ये ना की जाए जिस तरह कि यहाँ पर है, तो फिर हमारा आंसर वो हमारा उसको इतना ज़्यादा यानी 100% ठीक उसको नहीं समझा जाता है। बहरहाल ये भी किया जाता है, इसमें मसला नहीं है। हमारी इस बुक के जो आंसर हैं सारे इसके तहत ही हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा तो पेपर में अगर आपको पाबंदी लगा दी जाए कि करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कीजिए तो फिर ये करना पड़ेगा, और अगर ये कहा जाए कि विदाउट करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी करो तो फिर ये करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कुछ ना बताया जाए तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप यूँ करें चाहे यूँ करें, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेहतर ये काम होता है अगर पेपर में ना बताया जाए, तो हमें ज़्यादा अच्छा आजकल ये समझा जा रहा है, क्योंकि ये करेक्शन है, ठीक है। करेक्शन ना अप्लाई करने से करेक्शन अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा जी, बहरहाल ये काफ़ी बात होगी इसके ऊपर, काम हमारा इतना मुश्किल नहीं है इसमें, तो इसमें चले गए हैं। अच्छा जी, एक्स याद रखिए, एक्स का ताल्लुक सैंपल के साथ है, ठीक है। और पी, ये पी नॉट क्या है, ये जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, ये पी जिस चीज़ को जाहिर करता है ना, पी आपका डिफेक्टिव को जाहिर कर रहा है तो एक्स भी डिफेक्टिव को ही जाहिर करेगा। तो ये पहला हिस्सा सैंपल में से ही आता है। एक्स सैंपल के अंदर आपके डिफेक्टिव हैं जी, ये डिफेक्टिव सैंपल, ये 10, तो ये एक्स है, तो 10 आपको यहाँ पर पुट हो जाएगा। रह गया ये पी नॉट, तो पी नॉट आपकी ये है 0.1। एच नॉट के अंदर पी की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो पी नॉट है। रह गया स्मॉल एन, ये तो 50 है जी, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये 50 यहाँ पुट हो जाएगा। ये एन पी नॉट दोबारा नीचे आ रहे हैं। रह गया क्यू होती है 1 माइनस पी, ये यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू को, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो आप
P की ये जो वैल्यू है 0.1, जब आप इसको 1 में से माइनस करते हैं तो फिर आपको Q की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको बोल दी हैं, ये सारी यहाँ पुट हो जानी है। तो जिस तरह बोली है मैंने अभी, इसी तरह से यहाँ पुट करने से हमें ये मिलते हैं चीज़। तो फाइनली ये आंसर इसका आएगा 2.357, ये कहलाएगी Z कैलकुलेटेड। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। दूसरे फार्मूला में भी एक्स एन पी नॉट ये वही है जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। ये प्लस माइनस से बात करते हैं कि भाई फार्मूले में ये प्लस और माइनस, ये इनमें से हम कौन सा साइन अभी काम में लेंगे। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उस टाइम पर फिर हमने कौन सा साइन लेना है, इनमें से कोई एक साइन आपको यूज़ करना है, या प्लस का या माइनस का। वो कैसे पता चलेगा, आपने इस एक्स और इस एन पी को, इन दोनों की वैल्यू देखनी है। तो x की वैल्यू तो अभी क्लियर है कि वो 10 हो चुकी है, ऊपर रह गया ये एन पी नॉट। तो एन पी नॉट, ये देखिए मैंने लिखा है कि x की वैल्यू 10, मैंने दोबारा लिख दी है जो पहले यहाँ लिखी हुई थी। x हमारा 10 है और फार्मूले में आने वाला ये एन पी नॉट, ये n इंटू पी, तो n हमारा 50 और p नॉट अभी बोला है कि ये h1 से आ रहा है, ये 0.1, ये यहाँ पुट किया तो ये जब मल्टीप्लाई 5 आंसर आएगा। अब आपने ये देखना है कि x की वैल्यू 10 आ रही है जबकि एन पी नॉट की वैल्यू 5 आ रही है। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी की वैल्यू छोटी है। अभी x की वैल्यू बड़ी आ रही है एन पी नॉट की वैल्यू से, तो मैंने ये लिखा भी है कि एज x इज ग्रेटर देन एन पी नॉट। तो जब x की वैल्यू बड़ी आ रही हो एन पी नॉट की वैल्यू से, उस टाइम पर आपने फार्मूला में प्लस माइनस में से माइनस का साइन यूज करना है। और अगर x की वैल्यू छोटी आ जाए इससे, यानी अगर हमारा एन पी नॉट यहाँ 15 होता, अगर होता तो फिर तो x की वैल्यू छोटी हो जानी थी, तो उस सूरत में आपने फिर यहाँ प्लस का साइन लेना था। तो जब x बड़ा हो np से तो फिर आप माइनस का साइन लेंगे। लेकिन स्टेप नंबर 3 के अंदर टेस्ट स्टेटिस्टिक में दोनों ही साइन आप लाजमन लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। लेकिन ये कंप्यूटेशन में जाकर जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसी टाइम पर आपने फौरन इन दोनों में से कोई एक साइन ले लेना है, वो इसको देखकर। ठीक है, भी मैंने ये ले लिया, ये इसको सॉल्व किया तो z का आंसर आ गया 2.12। ये 2.12 हमारा आ रहा है विद करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ और 2.35 आ रहा है विद आउट करेक्शन के साथ। देखिए तकरीबन ये करीब करीब ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 5 जी सेम है, क्रिटिकल रीजन। ये आप H1 को देखिए, H1 में 2 डेल टेस्ट है तो R लिखिए दरमियान में। ये वही z का रूल यूज़ करेंगे जो मीन की टेस्टिंग में आपने यूज़ किए हैं। ये इस साइड में माइनस के साथ और यहाँ प्लस के साथ, ये लेस और ये ग्रेटर का साइन आ गया। z कैलकुलेटेड ये ऊपर हुई हुई है जी। अच्छा, ये z अल्फ़ा हाफ ये आपको टेबल से मिलनी है, ये मिलेगी, फिगर बनाएंगे तो माइनस के साथ ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस के साथ। अब अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए, वो इत्तेफाक से दोनों ही वैल्यू हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही हैं, यानी टेबल की माइनस और प्लस की वैल्यू के बीच में आ रही हैं। तो आप उन्हें दीजिए एक्सेप्ट H नॉट एज z कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। अच्छा, तो अब यह है कि हमारे जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, उसमें आप कोशिश करें कि दोनों ही काम करें। दोनों तरीके से आप आधे में लाइन लगा लेकिन दोनों काम कर लें। पेपर में भी आए दोनों ही काम करके दिखा दें अगर टाइम हो तो। लेकिन अगर पेपर में टाइम ना हो तो फिर आप ये शॉर्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, अगर पाबंदी पेपर में ना लगाई जाए। अगर पेपर में पाबंदी लगा दें इस करेक्शन पर तो फिर ये करना पड़ेगा, फिर सिर्फ इसको करना है, इस काम को नहीं करना। और जहाँ कुछ ना बताया जाए फिर आपकी मर्जी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अब यह है कि ये तो हो गई काफ़ी तफसील से बात इसके ऊपर। z का ये जो फार्मूले हैं ना, इनकी मदद से एक फार्मूला और भी बनाया गया है, या उस फार्मूला से इसको बनाया गया है, और दोनों फार्मूला का आंसर सेम आता है। यानी z का एक फार्मूला x की फॉर्म में है और z का एक और फार्मूला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। z का जो ये फार्मूला है ना, वो इस तरह से होता है, p हैट की फॉर्म में है। हम ये बोलेंगे कि एक्स z का एक फार्मूला x की फॉर्म में और एक p हैट की फॉर्म में है। तो ये जो फार्मूला है ये वाला, ये फार्मूला आपका इसी फार्मूला से बनाया, इन्हीं फार्मूला से बनाया गया है, या उस फार्मूला से ये फार्मूला आप बोल रहे के बनाए गए हैं। तो दोनों इस फार्मूला से जो आंसर मिलते हैं वही आंसर इस फार्मूला से भी आएंगे। अभी देखते हैं हम। यहाँ पर बार मैं बात करूंगा, ये p हैट है, तो p हैट का ताल्लुक सैंपल के प्रोपोर्शन से है, जबकि p नॉट ये तो h नॉट के अंदर वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है p की वो यूज होगी। अभी हमारे इस क्वेश्चन में p नॉट की वैल्यू 0.1 है, जो भी हमने पहले भी पुट की है। रह गया p हैट, तो p हैट का फार्मूला होता है x/n, क्योंकि p हैट सैंपल का फार्मूला है, तो सैंपल के अंदर से ये x आएगा, तो x हमारे सैंपल के अंदर 10 चल रहा है, और ये स्मॉल n लिखेंगे आप यहाँ पर, कैपिटल N नहीं लिखेंगे।
पी हैट में स्मॉल एन आती है, स्मॉल एन 50 है आपका, ये डिवाइड होगे तो 0.2 आएगा। अच्छा, अब ये करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला है और ये विदाउट का। यहाँ पर भी ये नीचे का टर्म सेम है, ये पी नॉट अपनी जगह पी नॉट आ रही है, पी हैट आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस 1/2n करेंगे। ये जरा ध्यान कीजिएगा कि पी हैट के केस में आपने प्लस माइनस 1/2n करनी है, यहाँ पर 0.5 नहीं करेंगे, 0.5 हम x की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब पी हैट का आंसर आ रहा है 0.2, यानी ये पहला हिस्सा पी हैट ये आ गया 0.2, और पी नॉट तो आपकी ये है ना, ये यहाँ से आ रही है 0.1, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये मैंने लिख भी दिया है, पी नॉट 0.1 है, तो ये पी हैट और पी ये 0.1 ये दोनों इधर अपनी जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास जेड का आंसर आ गया। ये आंसर वही है जो हमारा, तो मैं दिखा देता हूँ, ये 2.35 करके देखिएगा इसको, ये आ रहा है, ये यहाँ पर भी यही था, ठीक है। रह गया इस फार्मूला की बात, यहाँ प्लस माइनस में से आपने एक साइन लेना है, फार्मूला में दोनों लिखेंगे, लेकिन ये कंप्यूटेशन में जब आप आएंगे तो फिर आपने पी हैट की वैल्यू देखनी है। अगर पी हैट की वैल्यू बड़ी हुई पी नॉट से तो फिर आपने माइनस का साइन ले लेना है, जो हमारी इस काम में हो रही है। पी हैट की वैल्यू 0.2 है, जबकि पी नॉट की वैल्यू 0.1 है, यानी पी हैट की वैल्यू बड़ी है पी नॉट से, यहाँ लिखा भी गया है कि पी हैट ग्रेटर देन पी नॉट, इसलिए हमने काम में माइनस का साइन ले लिया। बाकी सैंपल का प्रोपोर्शन पी हैट वो तो 0.2 है, वो यहाँ पुट होगा अपनी जगह पर, ये 1/2n, 2 अपनी जगह पर, n 50, ठीक है। तो 1/2n आप पहले कैलकुलेटर पे करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को 0.2 में से माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे ये चीज़, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। अब देखिए कि ये आंसर 2.12 ये वही है जो हमारा x के फार्मूला में मिला है हमें, ठीक है जी। तो क्योंकि फार्मूला एक दूसरे से बने हुए हैं तो आंसर भी दोनों के सेम आते हैं। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी ये भी मर्जी है कि चाहे आप z को p हैट की फॉर्म में ही चलाएं या आप z का फार्मूला x की फॉर्म में चलाएं, कोई यही काम करना है बहरहाल, ठीक है। करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी पेपर में कहें तो फिर या आप ये फार्मूला यूज कीजिए या आप फिर ये फार्मूला यूज कीजिए, ठीक है। तो और विदाउट कहें तो फिर आप या ये यूज करेंगे या ये, तो यही करना है, इनमें से दोनों का तो फायदा नहीं, आंसर जो सेम मिलता है हमें। नेक्स्ट काम हम फिर देखेंगे, इस टॉपिक पर मजीद एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि मजीद क्लियर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।